हाय गाइस, स्वागत है चैनल पे। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पार्ट 2 है। पार्ट 1 बहुत दिन पहले डाला था। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन पार्ट 2 आने में बहुत देरी हो गया। अब रेगुलर वीडियो आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 4 पार्टों में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कवर होगा और बहुत अच्छे से कवर होगा। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख के आओ, फिर पार्ट 2 के पे आओ। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, समझे बच्चे? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, ठीक है, और ये रिसिपिएंट होता है। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से पहले आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म समझ में आ गया तो उसी का उल्टा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? वैसे मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो, क्योंकि ये समझने के बाद ही आप आगे चलोगे। देखो, एक सप्लायर जो होता है ना, रिसिपिएंट को सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? या तो गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विस सप्लाई करेगा या बोथ सप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसके साथ वो बिल भी देता है इसको। भाई गुड्स सर्विस देगा तो बिल भी तो देगा। उस बिल में क्या क्या जुड़ा रहता है? तो गुड्स का जो वैल्यू होता है, जो भी उसका वैल्यू रहा, गुड्स का वैल्यू रहा, यानी उसका प्राइस रहा, प्लस उस पे टैक्स रहा, जो भी जीएसटी वगैरह लगा उस पे। इन दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा? इनवॉइस वैल्यू। समझे ना? तो सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई किया या दोनों ही सप्लाई किया। भाई सामान तो सप्लाई कर दिया, भाई उसके साथ बिल भी रेज करेगा। तो बिल में कौन कौन से तरीके के प्राइस होंगे? जितना वैल्यू गुड्स का है अब प्लस जो उस पर टैक्स लगा। ठीक है, ये बना इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, सपोज मैं कर लेता हूं कि 1 लाख गुड्स की वैल्यू थी और 10% इस पे टैक्स बना, तो कितना आया? 10,000। टोटल कितना बन गया? 1,10,000। यानी रिसिपिएंट जो है सप्लायर को 1,10,000 रुपए पे करेगा। कितना पे करेगा? 1,10,000। सिंपल मैं बता रहा हूं कि सप्लायर अगर किसी को माल सप्लाई करता है, साथ में बिल देता है, तो उस बिल पे 2 तरीके के प्राइस हुए। एक तो जो वैल्यू हुआ गुड्स का, और दूसरा जो टैक्स उसमें लगा हुआ है। तो टोटल ये प्राइस जो है रिसिपिएंट सप्लायर को देगा, यानी 1,10,000 रिसिपिएंट सप्लायर को देगा। ठीक है, सप्लायर क्या करेगा कि 1 लाख रुपए खुद रख लिया, जो गुड्स का वैल्यू है उसने खुद रख लिया। समझ में आया? बाकी जो टैक्स है ना, जो इसने उस बिल पे, इनवॉइस पे जो टैक्स चार्ज किया है उसने, वो सरकार को दे देगा। कौन देगा? सप्लायर देगा। समझ में आया? रिसिपिएंट उसको क्या दे दिया? इनवॉइस वैल्यू जितना था 1,10,000 आपको सप्लायर को दे दिया। सप्लायर 1 लाख रुपए खुद रख लेगा और 10,000 सरकार को जमा कर देगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां सप्लायर की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना और टैक्स कलेक्ट करना भी रिसिपिएंट से सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। इसको नॉर्मल चार्ज भी कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल स्कीम है। सप्लायर ने आपसे पैसे प्लस टैक्स कलेक्ट कर लिए और टैक्स आपके बिहाफ पे सरकार को सप्लायर ने जमा कर दिया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज बच्चों, समझ में आया? अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? आई होप आपको फॉरवर्ड चार्ज समझ में आ गया होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता था कि दुकानदार जो है, सप्लायर जो है, माल इसको सप्लाई करता था, माल सप्लाई कर दिया, साथ में बिल भी सप्लाई करेगा। बिल में क्या होता है कि कितना पैसा रिसिपिएंट को, सप्लायर को देना है, उस बिल में ये होता है। ठीक है, अब उस बिल में जैसे सप्लायर ने रिसिपिएंट को माल सप्लाई कर दिया, बिल जनरेट कर दिया, सेम बिल जनरेट कर दिया। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई? 1,10,000, जिसमें से गुड्स की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और टैक्स उस पर चार्ज किया हुआ है 10,000। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा? जो रिसिपिएंट है, सिर्फ वैल्यू जितना गुड्स का होगा
वो सप्लायर को दे देगा, और जो भी उस पर टैक्स बना, जैसे यहां तो 10,000 टैक्स बना, ये 10,000 टैक्स भरने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की है सरकार को। समझ में है? किसकी है? रिसिपिएंट की है, सरकार को। तो मैं कह सकता हूं कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। और टैक्स गवर्नमेंट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिसिपिएंट की। और गवर्नमेंट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है? रिसिपिएंट की ही। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, मैंने कुछ सर्विसेज बताए थे जिस सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पार्ट 1 में भी कुछ सर्विसेज मैंने डिस्कस किए हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें कुछ सर्विस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए लीगल सर्विसेज, अगर आपने किसी भी वकील से, किसी भी इंडिविजुअल वकील से या फर्म ऑफ एडवोकेट से कुछ भी सर्विस लिया है, कौन कौन सी सर्विस, जैसे एडवाइस लिया है, कंसल्टेंसी लिया है, या कोई रिप्रेजेंटेशनल सर्विस लिया है, या असिस्टेंस इन ब्रांच ऑफ लॉ, कुछ लॉ में मदद लिया है आपने। ठीक है, क्या होता है, अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, अगर आप क्या हो? बिजनेस एंटिटी। अगर आप बिजनेस एंटिटी हो और आपने कोई लीगल सर्विसेज लिया है, किससे? एडवोकेट से या फर्म ऑफ एडवोकेट से, और आपका टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर, आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो आप पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है तो आप एग्जम्प्ट हो जाओगे। समझ में आया? यानी कि कोई भी वकील साहब अगर सर्विस देंगे बिजनेस एंटिटी को, वो क्या होगा? आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। यानी कि बिजनेस एंटिटी की जिम्मेदारी है सरकार को टैक्स भरना। अच्छा, आरसीएम के लिए बिजनेस एंटिटी तभी एप्लीकेबल होगा जब उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो। याद रखिएगा मेरी बात, अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये ध्यान रहे मेरी बात। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, कोई गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज दी है तो ये एग्जम्प्ट है बच्चों। समझ में आया? क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मैंने यहां एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल को थोड़ा और अच्छे से समझने में आपको मदद करेगा। इस एग्जांपल से देखिए, बिजनेस एंटिटी कोई है जिसका टर्नओवर 2019-20 प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए है। वैसे भी ऑल्दो टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी डज नॉट एक्सीड ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, ये आप जानते ही हो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन लिमिट कितनी है आप मुझे मैसेज में लिख के भेजो। ठीक है, कमेंट में लिखो रजिस्ट्रेशन लिमिट कितनी है। देखो 3 लाख रजिस्ट्रेशन है किसी बिजनेस एंटिटी की पिछले साल। ठीक है, ऑल्दो इसने रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसने बिजनेस एंटिटी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। टर्नओवर, देखो कोई भी बिजनेस एंटिटी है ना, जब तक आप उसको रजिस्टर्ड ना करवाओ तो बहुत दिक्कतें आती है। तो आई रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, बिजनेस एंटिटी कई बार रजिस्ट्रेशन करवा ही लेते हैं कि छोड़ो ना, टर्नओवर नहीं क्रॉस हुआ ना, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ध्यान रहे। अब उन्होंने क्या किया? रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उन्होंने कोई लीगल सर्विसेज ले लिया, 2020-21 में कोई लीगल सर्विसेज ले ली। ठीक है, अब क्या है, तो क्या इन पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए 2 चीज है, एक तो इनका टर्नओवर क्या है, ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है नहीं है। टर्नओवर डज नॉट ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है? लीगल सर्विसेज भी ले लिया है। क्या इन पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर क्या होगा? मैं 1 मिनट रुकता हूं, जरा आप आंसर बता दो, फिर देखना आगे क्या आंसर होगा। क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। ऑल्दो ही हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, बट मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि अगर टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो
तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या यहां आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। देखिए, लीगल सर्विसेज फ्रॉम सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? जनरली देखो, सीनियर एडवोकेट के लिए एक तो एलएलबी होना चाहिए, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस कम से कम 10 साल का होना ही चाहिए, प्लस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नजरों में अगर आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट की नजरों में लगता है कि आपका नॉलेज उस फील्ड में बहुत अच्छा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको डेजिग्नेटेड किया जाएगा सीनियर एडवोकेट के तौर पे। ठीक है, सीनियर एडवोकेट के तौर पे क्या होता है, जनरली जब आप एक सीनियर एडवोकेट बन जाते हो ना, तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट डील नहीं करते हो। ठीक है, क्लाइंट से आप डायरेक्ट डील जनरली आप नहीं करते हो। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली सीनियर एडवोकेट का केस। ठीक है, इसी को हम सीनियर एडवोकेट कहते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, किसी और वीडियो में आपको बता देंगे, फिलहाल आप आरसीएम समझिए। अगर सीनियर एडवोकेट ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दिया है इन टैक्सेबल टेरिटरी और उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटिटी कोई भी सीनियर एडवोकेट से कोई भी सर्विसेज लेता है, तो बिजनेस एंटिटी वकील साहब को तो फीस दे देगा, उस पर जितना टैक्स बना ये बिजनेस एंटिटी सरकार को जमा कर देगा, आरसीएम लगेगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विस देता है, किसको? सर्विसेज टू एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट इन रिलेशन टू बिजनेस एंटिटी। देखो, मैं किसी एडवोकेट के पास गया, इंडिविजुअल एडवोकेट के पास गया, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, मैं किसी इंडिविजुअल एडवोकेट के पास गया या फॉर्म ऑफ एडवोकेट के पास गया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जरूरी समझ लिया कि उस केस में एक सीनियर एडवोकेट को मैं इन्वॉल्व कर लेता हूं, उस केस में क्या आरसीएम लगेगा? जी हाँ, बिजनेस एंटिटी ने लीगल सर्विसेज लिया है, उस पर भी आरसीएम लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, इस केस में बिजनेस एंटिटी को 2 आरसीएम पे करने पड़ेंगे। एक आरसीएम तो जो इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट से जो सर्विसेज लिया है, और दूसरा जो सीनियर एडवोकेट से उसने सर्विसेज लिया है। बिजनेस एंटिटी हैज टू पे 2 आरसीएम। एक जो नॉर्मल एडवोकेट से सर्विसेज लिया है उसका आरसीएम बिजनेस एंटिटी भरेगा, और दूसरा जो सीनियर एडवोकेट का सर्विसेज लिया है उसका भी फीस जब बिजनेस एंटिटी भरेगा तो टैक्स भी बिजनेस एंटिटी भरेगा। ठीक है, अगर इन्होंने सीनियर एडवोकेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी अगर उन्हें कोई सर्विस दिया है, तो क्या है वो? एग्जम्प्ट है बच्चों। क्या है ये? एग्जम्प्ट है। ध्यान समझिए, आया समझ में आपको? ध्यान से समझिएगा इसको, बात देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन बिजनेस टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखो, ये आप एक तरीके से कोर्ट मानो, सिंपल टर्म में। ठीक है, जितने भी कोर्ट होते हैं उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। जितने भी कोर्ट होते हैं सारे ट्रिब्यूनल होते हैं, बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। अब मैंने क्या बोला ये आपके समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि ये कोर्ट ही होता है एक तरीके से। ये अब जैसे हाई कोर्ट आप चले गए, हाई कोर्ट चले गए, कोई भी आपका डिस्प्यूट हो रहा है, जनरली ये डिस्प्यूट 2 पार्टियों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए होता है। दोनों पार्टियां अपना एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करती हैं, और इसमें जो होता है ना आर्बिट्रल, ये कोर्ट ही माना जाता है जहां भी ये बैठती है। जनरली इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज वाले ही जज बैठते हैं इसमें। ठीक है, मामला को सुलझाने के लिए। ये ऐसे मामले होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी सुलझाना बहुत जरूरी है। जैसे अब नीट का पेपर है, नीट का पेपर है, बच्चों को तुरंत पे फैसला देना है, तुरंत पे तुरंत देना है, तो इसी तरीके के मसले होते हैं जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सुनवाई की जाती है। ठीक है, ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल बच्चों, बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। ये ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, ये ट्रिब्यूनल अगर किसी को सर्विस देता है, बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस दे रहा है इन टैक्सेबल टेरिटरी और उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है बिजनेस एंटिटी का, तो आरसीएम लगेगा इस पे। यानी कि बिजनेस एंटिटी ने अगर कोई भी ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली है अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाने में, तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा उस सर्विसेज पे। ठीक है,
सुनिए, अगर उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है। किसी दिन बताएंगे ट्रिब्यूनल क्या होता है डिटेल में, आप इसको कोर्ट समझिए, ठीक है। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, ज्यादा इससे ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विसेज दिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, या एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो बच्चे आपको क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आर यू गॉट इट ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस, जैसे सर्विस बाय वे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, किसको, कोई भी बिजनेस एंटिटी को, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस लेता है। जैसे अफगानिस्तान के टी शर्ट, अफगानिस्तान की टीम जानते हो ना, अफगानिस्तान की टीम के टी शर्ट पे शायद अमूल लिखा हुआ है, पता नहीं ड्रीम 11 लिखा हुआ, वो कोई इंडियन कंपनी है। अब उनके टी शर्ट पे जो लिखा हुआ वो अपनी ब्रांड को इंक्रीज कर रहे हैं, पैसा इन्हीं कंपनियों ने दिया होगा उसको, किसको, अफगानिस्तान के प्लेयरों को। तो सर्विसेज अगर उनके ब्रांड का पहना हुआ था, सर्विसेज किन्होंने लिया, तो कंपनी ने सर्विसेज रिसीव किया। देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस में जो पैसा देता है वही सर्विस रिसीव करता है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया गया है या पार्टनरशिप फर्म को दिया गया है इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम लगेगा, यानी कि सरकार को टैक्स जो देगा, पैसा तो दे देगा प्लेयरों को, उस पर जो टैक्स बना, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म सरकार को पैसा, जितना टैक्स बना उस पर सरकार को जमा करेंगे। कौन, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म सरकार को उस पर पैसा जमा करेंगे। समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। लेकिन यही स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को देता है, उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको टैक्स भरने की जिम्मेदारी सरकार को है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, कोई भी कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, अगर वो आरबीआई को कोई सर्विसेज दे रही है, उस सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी आरबीआई को टैक्स देना पड़ेगा, पैसा तो इनको देना पड़ेगा सर्विसेज पे, जो टैक्स बना वो टैक्स देने की जिम्मेदारी उस सर्विसेज पे आरबीआई को है, आरबीआई सरकार को टैक्स देगी। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये भी है, शायद ये मैंने बता दिया नहीं बता दिया, ध्यान नहीं है मुझे, बट पार्ट 1 देख लेना। अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया या कोई भी जनरल इंश्योरेंस हो गया, अगर इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज देता है, यहां भी आरसीएम लगेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तो इंश्योरेंस एजेंट को दे देगा, लेकिन जो उस पर टैक्स बना इंश्योरेंस कंपनी सरकार को जमा कर देगा, आरसीएम यहां लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा यहां क्यों हुआ, एजेंट तो बहुत सारे हैं। आपको याद है सहारा के एजेंट घर घर में थे पहले, एजेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल है, कंपनी को पकड़ना बहुत आसान है, तो इसी पे आरसीएम लगा, कंपनी को पैसा तो दे दिया, जिस पे जितना टैक्स बना, कंपनी की जिम्मेदारी होती है सरकार को जमा करना उस टैक्स को, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे एक रिकवरी एजेंट भी होता है, बैंक को सर्विसेज देता है, क्या काम होता है इनका, पैसा रिकवर करना दूर इलाकों में। अब बैंक के लोग तो जा नहीं सकते, गांव के लोगों से पैसा रिकवरी करना, उनके लिए रिकवरी का काम रिकवरी एजेंट करता है। इस केस में जो भी सर्विसेज उन्होंने बैंक को दिया तो बैंक उनका पेमेंट करेगा, लेकिन जो उस पर टैक्स बना बैंक वो टैक्स सरकार को जमा कर देगा एजेंट के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। अच्छा, आगे तो है नहीं, तो पार्ट 2 यही खत्म होता है, ठीक है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये आरसीएम आपको खत्म हो जाएगा, और पार्ट 3 पार्ट 4 बहुत जल्द चलाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।